अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज सईद। राइस प्रीमियर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज आप लोगों के सामने आने का पर्पज़ और आप लोगों से जो डिस्कशन का पर्पज़ है वो है कैफ फॉर बिज़नेस लॉ। आप लोगों को पता है कि जी एग्ज़ाम्स की आमद है। मार्च में इंशाल्लाह आपके कैफ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग अभी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रहे होंगे रिवीजन के लिए। कुछ रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं टीचर्स की तरफ से, राइस के प्लेटफॉर्म से भी किए गए हैं। रिवीजन क्वेश्चंस, रूट क्वेश्चंस, इस तरह काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। तो आप लोग उम्मीद है कि उस सबसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा कि इसी कॉन्टेक्स्ट में बाकी चीज़ें तो जहाँ पे हो ही रही हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो शायद बच्चों के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और जो मुझे लगता है कि अगर बच्चे उसके ऊपर थोड़ी ग्रिप रखें तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को वैल्यू एडिशन होगी, एक बेनिफिट नज़र आएगा अपने एग्जाम्स के अंदर भी। वो टॉपिक क्या है जी? वो है लीगल टर्म्स या मैक्सिम्स। वो टर्म्स जो आप बिजनेस लॉ के अंदर यूज़ करते हैं, जो एग्जामिनर यूज़ कर सकता है, जो पेपर के अंदर आ सकती हैं। आपको आसान अल्फाज में उनका मतलब आता होगा, लेकिन कुछ होती है ना टेक्निकल जार्गन्स जिन्हें हम कहते हैं। तो लीगल जो आपकी फ्रेटर्निटी है उन्होंने भी कुछ टेक्निकल जार्गन्स या लीगल मैक्सिम्स बनाई हुई हैं। मोस्टली वो लैटिन फ्रेजेस हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं, तो हमें उनका भी बड़ा बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अगर आई कैप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर ले जिसका आपको इंग्लिश में आसान अल्फाज में तो उसका मतलब आता हो, लेकिन उसकी लैटिन फ्रेज आपको नहीं पता, तो एक तो फ़ायदा ये है कि आप उस MCQ को कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ये है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप पेपर करते हुए, सॉल्व करते हुए बीच में टेक्निकल जार्गन यूज़ करें, टेक्निकल वर्ड यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये जी कोई 12-15 आपकी हैं जो ज़्यादा यूज़ हुई हैं बी लॉ के अंदर, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जी सबसे पहले आपकी जो टर्म है वॉइड एब इनिशियो, ये टर्म आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी एग्रीमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। लैटिन फ्रेज है एक, ये लैटिन फ्रेज है वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब क्या है? वॉइड का मतलब है इलीगल, जो चीज़ गैर कानूनी होती है। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही चीज़ ये गलत थी। बाद में जाके इस पे जो मर्जी हो भाई, इसका जो नुक्ता आगाज था वही गलत था, गैर कानूनी एक चीज़ थी। मिसाल के तौर पे एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। किसी भी माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो बाद में आप जाके उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, बिकॉज दैट इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है जी, तो ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। और आई इनकरेज कि आप अगर अपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या आप अपने जो दूसरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके अंदर इनको यूज़ भी करें। देन जी सेकंड आपकी टर्म है बोनाफाइडी। बोनाफाइडी भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? जेन्युइन, सिंसियर, इन गुड फेथ, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, मतलब जो बड़ी ईमानदारी के साथ बड़ा फेयर चीज़ हो उसको हम क्या कहते हैं? बोनाफाइडी कहते हैं जी। आपकी बुक से ही एक एग्जाम्पल है कि होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ पर्सन हु एक्वायर्स इट बोनाफाइडी अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, कि जो बड़ा फेयर तरीके से, जेन्युइन तरीके से एक चीज़ को एक्वायर करता है उसको हम होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आई होप आप लोग रेलेवेंट कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके होंगे। तो बोनाफाइडी को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देन जी उसके बाद एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है, लैटिन फ्रेज है प्रीमा फेशी। प्राइमा फेशाई भी कहते हैं, प्रीमा फेशी भी इसको कहा जाता है क्योंकि लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब अब क्या है? इसका मीनिंग है एक्सेप्टेड एज करेक्ट अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। मतलब कि जब तक कोई और इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं आती जो ये साबित करे कि ये चीज़ गलत है, तब तक आपने इसको सच मानना है इस चीज़ को। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लें जी पार्टनरशिप में से। रिसीट ऑफ प्रॉफिट्स शेयर बाय अ पर्सन इज प्रीमा फेशी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है और उसका प्रॉफिट शेयर किया जाता है और किसी शख्स को वो प्रॉफिट मिलता है, तो एक प्रीमा फेशी एविडेंस है कि वो बंदा पार्टनर होगा। अदरवाइज आप किसी को भी पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट क्यों देंगे? ठीक है जी, तो प्रीमा फेशी मतलब कि फर्स्ट जो इंप्रेशन से आपको फील आएगी वो यही आएगी कि ये शख्स जो है पार्टनर है, अनटिल और अनलेस कि उसके ऑपोजिट कोई चीज़ प्रूव हो जाए। ठीक है जी, देन नेक्स्ट आप आ जाएं
पेराई पासू। पेराई पासू भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? इसको हम कह सकते हैं इक्वली, जब इक्वली चीज़ों को डिस्कस करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कंसिडरेशन देनी हो, इक्वल फुटिंग, हैंड इन हैंड, साइमल्टेनियसली, मतलब आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ें साथ साथ चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? पेराई पासू इन टर्म्स ऑफ लीगल मैक्सिम्स। एग्जाम्पल आप ले लें, मिसाल के तौर पे ये वाली जो टर्म है ये यूज़ की जाती है एट टाइम ऑफ बैंकरप्सी। जब कोई बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी को लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, इनसॉल्वेंट हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, देन जाकर उसके जो एसेट्स हैं उनके जो डेट होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड किया जाता है, इक्वली उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो दैट इज़ द टर्म पेराई पासू। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे भी इक्वली कंसिडरेशन या इक्वल ट्रीटमेंट देना हो तो आप वहाँ पे पेराई पासू की जो लीगल मैक्सिम है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन जी इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कि भाई जो फैक्ट है, जो ये बात हो रही है, जो पॉइंट हो रहा है, ये इतना बड़ा पॉइंट है कि सिर्फ इसी ही की वजह से हमने डिसीजन ले लिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इप्सो फैक्टो कहते हैं। इट कैन बी यूज एज ऑल्टरनेट ऑफ बिकॉज ऑफ द फैक्ट। हम मतलब कोई लाइन लिखते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट, तो हम उसकी जगह पे ये वर्ड भी डाल सकते हैं, इप्सो फैक्टो। आई गेस ये मैं अगर एग्जामिनर हूँ मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करेगी कि स्टूडेंट को लीगल मैक्सिम्स का, लीगल टर्म्स का आइडिया है, एफर्ट की है उसने। फॉर एग्जाम्पल ये इप्सो फैक्टो, द एग्रीमेंट स्टैंड्स वॉइड ड्यू टू इलीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो चीज़ ऑफर की जा रही है या जो चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है, वो ही अगर इलीगल हो, गैर कानूनी हो, तो आपका जो एग्रीमेंट होता है वॉइड होता है। तो हमने ये बताया कि इस फैक्ट की वजह से इप्सो फैक्टो, सिर्फ ये इतनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक बात की वजह से हमने पूरे के पूरे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। देन जी एस्टॉपल। एस्टॉपल भी लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनाइल, कि भाई नहीं, अब आप भाग नहीं सकते, अब आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आपने पहले किसी फैक्ट को तस्लीम किया है, 2 दिन बाद आप ये नहीं कह सकते नहीं भाई ये तो नहीं थी चीज़, उस वक्त मैंने गलत बोला, नहीं। अ रूल वेयर अ पर्सन इज बार्ड फ्रॉम डिनाइंग द ऑलरेडी सेटल्ड फैक्ट। अगर आपका कोई फैक्ट है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है कि दोनों पार्टीज या तीनों पार्टीज, जितनी पार्टीज हैं, सब ने एग्री कर लिया है कि हाँ भाई ये बात इसी तरह है, ये हकीकत इसी तरह है, बाद में आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या दूसरे दिन जाकर कहो कि नहीं भाई मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ, तो नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड। एग्जाम्पल आपके लिए एक रखी गई है कि असलम इंटेंशनली एंड फॉल्सली, इरादी तौर पर उसने झूठ बोला है, लीड्स बिलाल टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू असलम। उन्होंने, असलम साहब ने कहा कि जी ये ज़मीन मेरी है, ठीक है। अक्सर आपको पता है कि होता है इस तरह कि आपकी वो प्लॉट या लैंड आपकी नहीं होती, लेकिन आप अपनी कह के ऑब्वियसली बेच भी देते हैं। आपसे मुराद यहाँ पे वो लोग जो ये इस तरह की फ्रॉड करते हैं, हर बंदा नहीं। एंड देयर बाय इंड्यूसेस बिलाल टू बाय एंड पे फॉर इट, और बिलाल को कहते हैं भाई ये खरीद लो, तुम पे करो, ये ज़मीन तुम्हारी है। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ असलम। उस वक्त जब ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें, उस वक्त असलम की प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी लेट से नेक्स्ट डे जाके बनी है। अब असलम साहब कहते हैं जी असलम सीक्स टू सेट असाइड, पैसे उसने ले लिए हुए थे या एटलीस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका हुआ था। असलम सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल, के जिस वक्त सेल हुई थी भाई, हफ्ता पहले या कल जो सेल हुई थी, ही हैड नो टाइटल। असलम कहता मेरे पास तो टाइटल ही नहीं था भाई, तो मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ। अब यहाँ पे एस्टॉपल का जो रूल है वो हरकत में आ जाएगा। वो कहेगा कि भाई आई प्रिवेंट यू फ्रॉम डिनाइल, कि अब आप इनकारी नहीं हो सकते इस चीज़ के, अब तो आपके नाम पे होगी ना, चलो भाई ट्रांसफ़र करो, ठीक है। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, सही है। अब इस जगह पे जाके जो है वो ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई पहले मेरे पास नहीं थी, तो अब वो डिनाई बेसिकली नहीं कर सकता। क्लियर है जी। देन नेक्स्ट एक लैटिन फ्रेज और यूज़ होती है, डी फैक्टो। डी फैक्टो से मुराद क्या है? अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं कि ये बंदा डिफैक्टो सीईओ है, डिफैक्टो सीईओ सीएफओ है, इस तरह हम कोई टर्म, बल्कि हमारे मुल्क में तो डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, कि असल में आपके पास वो इख्तियारात नहीं होते, लेकिन आपकी प्रैक्टिस से, आपके अमल से यही शो होता है कि आप असल में वो चीज़ को उस पोजीशन के ऊपर हो। एग्जिस्टिंग इन एक्चुअलिटी
असल में एग्जिस्ट करना है, स्पेशली व्हेन कॉन्ट्रैरी टू और नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि कानून में तो लिखा हुआ है कि फलां बंदा टीम लीडर होगा। कानून से मुराद सिर्फ वो कानून नहीं, अगर आप आपस में भी कोई एग्रीमेंट हुआ है, आपस में भी कंपनी की डिस्कशन हुई है, रूल हैं, पॉलिसीज़ हैं कि भाई फलां बंदा सीईओ होगा, लेकिन असल में वो सीईओ काम नहीं कर रहा, ज़्यादा कोई और बंदा लीड के ऊपर है, तो जो और बंदा लीड के ऊपर है वो डिफैक्टो सीईओ कंसीडर होगा। मिसाल के तौर पे ऑल्दो ही वाज नॉट ऑफिशियली प्रमोटेड, ऑल्दो कोई बंदा था उसको ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया गया, ही वाज डिफैक्टो द लीडर ऑफ द टीम। वो डिफैक्टो लीडर था, क्यों? बिकॉज ही मेड ऑल द डिसीजंस एंड द अदर्स लुक्ड अप टू हिम, क्योंकि सारे फैसले वही बंदा करता था और सारे उसी की तरफ देखते थे लीडरशिप के लिए। तो बेशक वो बंदे को प्रमोट या उसको उस चीज़ के ऊपर नहीं लगाया गया, स्टिल वो जो शख्स होगा वो आपका डिफैक्टो लीडर होगा। क्लियर है जी? देन एक टर्म होती है एड हॉक। हम अक्सर सुनते हैं एड हॉक बेसिस पर। आपको इसका मतलब आइडिया है इसका? ये भी लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है फॉर दिस स्पेशल पर्पज, टेम्पररी तौर पे सिर्फ इस काम के लिए हम ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे द कंपनी फॉर्म्ड एन एड हॉक कमिटी टू इन्वेस्टिगेट दिस स्पेसिफिक इशू एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर हाउ टू एड्रेस इट। कंपनी ने कहा कि भाई ये 4 बंदों की टीम है, एक कमेटी है, वो बनाई गई है, किसी भी मैटर भी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो गया कि इसको सिर्फ इन्वेस्टिगेट करो, हमें बताओ। अब वो जो टीम है, जो कमेटी है, वो सिर्फ फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी है। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, रिपोर्ट पेश होगी, ख़त्म हो जाएगी। आप लोग JIT सुनते हैं, जो अक्सर आपके करप्शन के केसेस या जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके ऊपर जुडिशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। अब उसका मकसद भी यही होता है, वो एड हॉक होती है, वो सिर्फ एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ वो मिलते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट वो ख़त्म हो जाती चीज़। ठीक है जी? तो इसको एड हॉक कहते हैं आप। तो आपने जहाँ पे वर्ड यूज़ करना और टेम्परेरी बेसिस पर आप एड हॉक बेसिस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन ये एक और लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या है? व्हाट फॉर व्हाट और समथिंग फॉर समथिंग, कि भाई इन एक्सचेंज आपको क्या चीज़ मिल रही है, दैट इज़ क्विड प्रो क्वो। मिसाल के तौर पे जी मैं एक मार्कर खरीदता हूँ। अब मार्कर मैंने खरीदा है, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मार्कर जो मैं उनसे ले रहा हूँ। दूसरे बंदे को कंसिडरेशन क्या मिल रही है? मेरी तरफ से पैसे मिल रहे हैं 50 रुपये लेट से, तो दैट इज़ क्विड प्रो क्वो, कि एक चीज़ के अगेंस्ट मैंने क्या चीज़ आपको दी है। द ऑफरी ऑफर्स क्विड प्रो क्वो टू द ऑफरर इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन ही रिसीव्ड, कि ऑफरी ने भाई जो भी कंसिडरेशन रिसीव की है उसके एक्सचेंज में भी कुछ उतना ही इक्वली जो बंदा अगला एग्री कर जाए। ज़रूरी नहीं कि पैसे भी, वो आपको पता है कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है, बस ये है कि अगला बंदा एग्री कर जाए उसके ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं? समथिंग फॉर समथिंग, व्हाट फॉर व्हाट, क्योंकि कंसिडरेशन होना लाजमी है, नो कंसिडरेशन, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको उन सब का आइडिया, हम उसमें नहीं जाएंगे। देन जी एक और लैटिन फ्रेज है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या? मेथड ऑफ वर्किंग, कि काम करने का तरीकाकार क्या है। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्यों लॉ में लाया गया? इसका मतलब ये है कि जिसको हम कहते हैं ना इम्प्लाइड होना। कई बार ये होता है कि शख्स कहता है कि भाई मैंने इम्प्लाइड ले लिया था कि इसने यही करना हो, क्योंकि हमेशा इसी तरह ही करता है। ठीक है, तो उसको हम मेथड ऑफ वर्किंग कहते हैं। एग्जाम्पल ले लें, सपोज 2 पार्टीज हैव बीन डूइंग बिजनेस टुगेदर फॉर सेवरल ईयर्स। 2 पार्टी से काफ़ी सालों से, 5-7 सालों से वो इकट्ठे काम कर रहे थे, एंड इन ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के अंदर दे हैव फॉलोड अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन द टर्म्स ऑफ द वे दे निगोशिएट। किस तरह वो निगोशिएट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, एक ही पैटर्न है। मतलब वो मिलते होंगे, साइन होते होंगे, उसी तरह ही कई बार हो सकता है सिर्फ ओरल चीज़ हो जाती हो। तो ये सारा कुछ सेट था पहले से, कस्टमरी जिसको हम कहते हैं। दिस पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैन बी कंसिडर्ड देयर मोडस ऑपरेंडी। ये उनका मेथड ऑफ वर्किंग कंसिडर हो सकता है। हो सकता है कि अगली बार आपने कोई काम किया, वो शख्स कहे कि नहीं भाई मेरा तो मतलब नहीं था, तो आप कहेंगे कि भाई आप इतने सालों से इसी तरह ही करते आ रहे थे, इसलिए मैंने अज्यूम किया कि आपका मतलब यही होगा, बिकॉज दैट इज़ योर मोडस ऑपरेंडी। तो आप इसको भी, टर्म को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देन जी ये आपको पता है, आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी पूरे लॉ में, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसेट। आपने ये वर्ड तो टर्म नहीं सुनी होगी, मुश्किल वाली, ये लैटिन फ्रेज है, लेकिन आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। भाई हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दें,
और आप कहें कि जी मुझे पता नहीं था कि इसका चालान होता है, मुझे नहीं पता था कि इस सिग्नल के ऊपर रुकना होता है, तो वो कहेगा इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, अगर उसको आता है। अदरवाइज वो क्या कहेगा कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज समवन डिड नॉट नो दैट देयर एक्शंस वर अगेंस्ट द लॉ, अगर उनको ये लग रहा हो, नहीं पता कि भाई हमारा जो भी काम है वो अगेंस्ट द लॉ है, इट डज नॉट मीन दैट दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पनिशमेंट बिकॉज इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, उनको भाई छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले कोर्ट यही कहेगी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देन जी ये लैटिन थे, अब 2-4 सिर्फ रह गए हैं इंग्लिश के, सिर्फ थोड़ी देर आपने और साथ रहना अगर आप बोर हो गए हैं तो। एक चीज़ कह रही प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आपने फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा जो आपका बिजनेस लॉ का है। प्रेसिडेंट से मुराद क्या है कि कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी जजमेंट सुपीरियर कोर्ट की जो सबॉर्डिनेट कोर्ट, जूनियर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। उनको जाहिर है अगर एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने, लेट से कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट बार में ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम कुछ और करेंगे, उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है, एक प्रैक्टिस है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स विच आर बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया तो भाई जो नीचे सेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उन्होंने उसको फॉलो करना है। द कोर्ट, एग्जाम्पल है, द कोर्ट पनिश्ड अ करप्ट पॉलिटिशियन एंड सेट अ प्रेसिडेंट दैट करप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर शैल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज रिगार्डलेस ऑफ हिज अथॉरिटी। अब ये लॉ में तो लिखा हुआ था कि भाई करप्शन तो करप्शन है, जो भी करे। कोर्ट ने क्या किया, एक तगड़े बंदे को पकड़ के उसको सजा भी दे दी और ये चीज़ वाजे कर दी सबके ऊपर कि चाहे आपकी अथॉरिटी कोई भी हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप सदर हो, आप प्राइम मिनिस्टर, जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ अथॉरिटी आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर किसी के ऊपर इस तरह केस चलता है तो उसको एक हौसला होता है ना, हौसला मिल जाता है कि भाई पहले से भी एक कोर्ट ने किया हुआ है, चलो मैं उसी को आप उसका रेफरेंस दे के प्रेसिडेंट अपना फॉलो कर सकते हो। ठीक है। देन जी एक टर्म आपने पढ़ी है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं या इसको रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट कहते हैं या गोइंग बैक टू प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, कि आपने कोई काम किया है, अब उसके अंदर अदालत आपको ऑर्डर रेस्टिट्यूशन का दे सकती है कि भाई आपने जो पैसे दिए थे वो वापस कर दो, ठीक है, या आपका जो भी बेनिफिट है उसको आप रीस्टोर कर दो, या कॉन्ट्रैक्ट से पहले जिस पोजीशन पे थे, जाहिर दोनों के बाद कुछ भी नहीं था, उसी पोजीशन पे आप वापस चले। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्वेश्चन या आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से, द पार्टी रिसिंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है, खत्म करती है, शेल इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम अनदर पार्टी परफॉर्म रेस्टिट्यूशन, अगर उसने दूसरी पार्टी से कोई भी बेनिफिट रिसीव किया हुआ है तो भाई उसको वापस कर देगी। आप लोगों को इसका पता है। तो इस टर्म को, कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन कहते हैं। देन जी एक लास्ट टर्म है आपकी प्रोमलगेट। प्रोमलगेट भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। प्रोमलगेट से मुराद होता है इंप्लीमेंट कर देना, अनाउंस कर देना कि भाई आज से ये इन्फोर्सेबल चीज़ होगी। जब भी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या ऊपर से प्रेसिडेंट साहब कोई भी ऑर्डिनेंस वगैरह बनाते हैं या कोई एक्ट बनता है तो उसको प्रोमलगेट किया जाता है कि आज के बाद ये पूरे जो भी एरिया है उसका, उसके अंदर ये इनटू इफेक्ट आ गया। पुटिंग अ लॉ और रेगुलेशन इनटू इफेक्ट और मेकिंग इट इन्फोर्सेबल। एग्जाम्पल, द ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन डीम्ड नेसेसरी बाय प्रेसिडेंट इफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट आर नॉट इन सेशन। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर पार्लियामेंट्स दोनों, नेशनल असेंबली या सेनेट, वो अगर सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। तो जिस डेट पे वो साइन हो जाएगा कि भाई आज के बाद ये इफेक्टिव है, तो हम कहेंगे कि ये प्रोमलगेट हो गया है। ठीक है जी। तो ये था आपका जो कुछ हमने चीज़ें सोचा था डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये बेनिफिट भी करेगी और इंशाल्लाह कोशिश करें कि लीगल टर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऑल्दो आपको आइडिया है कि बिजनेस लॉ एक ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो पासिंग रेशो है दूसरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से फिर भी कम हो जाती है। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न ये है कि भाई आप इसको कुछ ज़्यादा ईजी ले जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा समय हल्का समझते हैं, सस्ता समझते हैं कि यार ये तो पास हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस तरह इतना भी ना हल्का लें, थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनली पेपर को करें कि एग्जामिनर को भी यार एक मज़ा आए पेपर पढ़ने का और आपको पेपर करने का भी एक उसका लुत्फ़ आए। तो कुछ लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स वगैरह उसमें यूज़ करें। इंशाल्लाह और वीडियोज़ के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।